नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां आरक्षण के रण में न संधि हो रही है और ना कोई सुलह, ना हार जीत का फैसला। मतलब आरक्षण बिल पर अभी तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। हालांकि राज्यपाल ने मार्च तक की डेडलाइन दी है, लेकिन इस दरमियान बीजेपी कांग्रेस में बयानबाजी जारी है। कांग्रेस तो अब फ्रंट फुट पर आकर राजभवन और बीजेपी में कनेक्शन जोड़ रही है। और आज चर्चा इसी मसले पर कि छत्तीसगढ़ में कब खत्म होगा आरक्षण पर सियासी रण और आरक्षण पर संवैधानिक संस्थाओं में टकराव क्यों हो रहा है। राज्यपाल की डेडलाइन के बावजूद यह बयानबाजी क्यों हो रही है। आरक्षण की आंच पर क्या सियासी रोटियां सिक रही हैं, और अगर सिक रही हैं तो कौन है सेकने वाला। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा और खास पैनल होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। में भारतीय जनता पार्टी के हाथों में जो खेल रही राजभवन, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। जी हां, आरक्षण पर तकरार जारी है। 2 महीने से आरक्षण बिल राजभवन में हस्ताक्षर के लिए लंबित है और इसे लेकर बयानबाजी भी थमने का नाम नहीं ले रही। पूरा सिद्ध हुआ है भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। अगर कोर्ट में अगर इधर उधर हुआ, जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह। आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल को क्या कहा, ये सुनिए। राज्यपाल जी के व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेरी बड़ी बहन की तरह। लेकिन जहाँ राज्य के लोगों के हित की बात है और खासकर नौजवानों के हित की बात है, क्योंकि आरक्षण का लाभ तो इन्हीं वर्ग को मिलना है, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, इसको मिलना है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के हाथों में जो खेल रही राजभवन, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और बात यह है कि यदि विधानसभा से जो बिल पारित हो, या तो उसे आप लौटा दें या हस्ताक्षर करें या अनंत काल तक रख सकते हैं। इस बात को मैं बार बार मैंने कहा। चौथा काम उसमें नहीं है। आप उधर बिलासपुर हाईकोर्ट के राजभवन को नोटिस भेजे जाने के बाद राजभवन सचिवालय ने भी कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अब राजभवन को नोटिस भेजे जाने पर रोक लगा दी है। तो कुल मिलाकर आरक्षण का मसला नोटिस, सवाल जवाब और सियासी बयानबाजियों के बीच उलझ कर रह गया है। फिलहाल इसका हल निकलता नहीं दिख रहा है। टीम न्यूज स्टेट। तो सवाल यही है कि आखिर आरक्षण पर जो सियासी रार छिड़ी हुई है, इसका अंत कैसे होगा। क्या हस्ताक्षर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या वापस उस विधेयक को वापस लौटा दिया जाएगा। ये बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। जरा सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाएं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी कार्यक्रम में हैं। हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ अश्वनी दुबे जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रवि भगत जी कार्यक्रम में हैं, और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सत्य प्रकाश सिंह जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। लेकिन शुरुआत सत्य प्रकाश सिंह जी आपसे ही कर रहा हूं, क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी का और सरकार का पक्ष ये जानना बड़ा जरूरी हो चुका है। क्योंकि आज सीएम भूपेश बघेल की तरफ से ये कह तो दिया गया कि राज्यपाल महोदया उनकी एक दीदी के तौर पर है, बड़ी बहन के तौर पर हैं, लेकिन जब बात युवाओं की आ जाती है, जब बात लोगों के रोजगार को लेकर के आ जाती है, जब बात आरक्षण की आ जाती है, तब इस पर विवाद होना या फिर बात करना, अपनी बात रखना, ये बड़ा जरूरी हो जाता है। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि राज्यपाल महोदया की तरफ से डेडलाइन भी दी गई है, बता दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी तक तो यही सवाल उठा रही थी कि आप बता नहीं रहे हैं कि कब इस पर हस्ताक्षर करेंगे, क्या वापस लौटाएंगे, नहीं करेंगे। तो वो तारीख भी बता दी गई, डेडलाइन भी बता दी गई, उसके बाद भी हंगामा क्यों फिर? देखिए शुभेंदु जी, संविधान के मुताबिक किसी भी प्रदेश में सर्वोच्च जो संस्था है वो राजभवन है, सर्वोच्च जो पदाधिकारी है वो राज्यपाल है। देखिए हमको या कांग्रेस पार्टी को या सरकार को राज्यपाल महोदया से कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए वो एक बड़ी बहन जैसी है, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला, एक गार्जियन है प्रदेश की। समझिए जो राजभवन है, जो राज्यपाल महोदय गार्जियन है प्रदेश की, तो हमको उनसे कोई समस्या नहीं है। समस्या कहाँ है? बीजेपी की। देखिए बीजेपी अनैतिक दबाव बना रही है राजभवन के ऊपर। देखिए वो नहीं चाहती कि आरक्षण का लाभ यहाँ के युवाओं को मिले, यहाँ पे उनके मजदूरों किसानों को मिले, यहाँ पे उनके बच्चों के जो एडमिशन होने वाले हैं। एक बयान जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया है सर, लेकिन दूसरे बयान को लेकर के भी मैं जरा बात रख लेता हूं, क्योंकि दूसरा बयान यहां पर सीएम की तरफ से यह भी दिया जाता है कि बीजेपी के हाथों में राजभवन खेल रहा है। इस बयान पर क्या कहेंगे? वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। बीजेपी क्या चाह रही है? बीजेपी चाहती है रिमोट कंट्रोल से राजभवन को चलाना।
बीजेपी चाहती है कि रिमोट हम अपने पास रखें और उसका कंट्रोल मोदी सरकार को दे। बीजेपी के जो केंद्र में जो नेता बैठे, जो उनके पार्टी के नेता, उनके हाथ में दे। तो बीजेपी चाहती है राजभवन को अपने हिसाब से चलाना, मगर जो प्रदेश हो या देश हो, संविधान के मुताबिक चलेगा। देखिए, हमारी सरकार ने राजभवन से ही आदेश आया था, वहां से सुझाव आया था विशेष सत्र का, हमारी सरकार विशेष सत्र लेके आई, हाँ। हमारी सरकार ने वहां विधानसभा से पास कराया। हाँ। तो सब चीज होने में, जबकि संविधान में नहीं है कि राजभवन या राज्यपाल महोदय हमसे सवाल कर सकती है सरकार से। ठीक है। फिर भी हमने जनहित का सरोकार देखते हुए सवाल के जवाब दिए, उसके बावजूद भी लेट लतीफी हो रही है। और इसकी मजबूरी की वजह से देखिए, अगर आपको नहीं कहीं से न्याय मिल रहा है तो आखिर में भारत देश में न्याय के लिए न्यायालय होता है। तो हाँ। इसी वजह से हमको हाईकोर्ट जाना पड़ा। ठीक है। इसके कारण हमको हाईकोर्ट जाना पड़ा। हम तो चाह रहे हैं कि हस्ताक्षर कर दे, हमको हाँ। राजभवन से या राज्यपाल महोदय से कोई तकलीफ नहीं है। बस हमको है कि भाजपा जो है वो अनैतिक दबाव बना रही है, तकलीफ वो जारी ना कंट्रोल से होते चलाना हुए अपने हाथ से, भी मगर संविधान जिन के हिसाब से शब्दों का प्रदेश देश इस्तेमाल में किया चलेगा। जाता है, बैकएंड पर बीजेपी है और राजभवन और राज्यपाल की वही जो, तो बोला। हाँ एक वही मैं भी- कह रहा हूँ एक कि भी जो बीजेपी का नेता राजभवन गया है क्या सिग्नेचर कराने पर प्रेशर मैं डालने उनसे के लिए? जानूंगा, भाई, यही मैं हम सवाल समर्थन उनसे करें। जानूंगा भी। जबकि विधानसभा हाँ। में उन्होंने समर्थन किया है, हाँ। तो बाहर आके वो क्यों नहीं बोल रहे कि भाई जल्दी से हस्ताक्षर होना चाहिए? उनका एक बयान किसी बीजेपी नेता का आया हो कि हाँ भाई जल्दी से हस्ताक्षर कर देना चाहिए राज्यपाल महोदय को? क्या वो राजभवन गए हो, क्या हमारी सरकार के पास गए हो, मुख्यमंत्री जी के पास भी मुलाकात करने गए हो कि हम लोग साथ में चलते राजभवन? भाई उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि यहाँ पे जनता के हित का सवाल है। एक भी नेता का नाम बता दीजिए अगर उन्होंने बोला हो खुद से ही। नहीं तो ये क्या दिखाता है? ये साफ और साफ दिखा रहा है कि भाई आप नहीं चाहते आरक्षण मिले, आप नहीं चाहते, क्योंकि उनकी राजनीतिक मजबूरी है, उनकी ये राजनीतिक, उनको मालूम है कि अगर ये हस्ताक्षर होगा तो उनको ये लगता है कि सरकार का क्रेडिट चला जाएगा। बार बार नेताओं की तरफ से और बीजेपी भी इस बात को लेकर के सवाल उठा रही है कि जब सर 56% को लेकर के कोर्ट में सवाल उठ जाता है, जब उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है, तो आगे अगर आप इसमें इजाफा कर देते हैं, 76 तक पहुंचा देते हैं, तो क्यों नहीं इसको बाद में वापस से सवाल इसके ऊपर खड़े कर दिए जाएंगे? आपको नहीं लगता क्या कि वापस से फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर होंगे, फिर से कोई सवाल उठा देगा? 56% दिया नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने 56% किया। इन्होंने उसके लिए 2 आयोग बनाए थे कि भाई कोर्ट में हम जवाब ये देंगे। इन्होंने 2 आयोग की रिपोर्ट नहीं दी। आपको ही मालूम 2 आयोग कौन से बार बार हर मीडिया में खबर आती है, तो इन्होंने वो नहीं दिया। मगर हमारे पास डाटा है, हम तैयारी के साथ खड़े हैं। हम तो क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट है, हम पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। अगर ये कहीं ना कहीं कोर्ट में जाता है मामला तो उसके लिए भी तैयार है, मगर हम तो चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार ये जो नोवी उसमें शामिल कर दे, तो भाई कोर्ट में मैटर नहीं जाएगा। तो केंद्र सरकार के हाथ में भी है ये, अगर वो चाहे तो वो भी कर सकती है। ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। रवि भगत जी भी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में है, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। लेकिन रवि भगत जी, जरा जल्दी से एक काउंटर रिएक्शन मुझे आपका चाहिए कि आरोपों के बीच जो गतिरोध बना हुआ है, राजभवन को इसमें बीच में लाना आपको कितना सही लग रहा है? और जब आप ये कह रहे थे सदन के भीतर भी, तो जब ये विधेयक लेकर के आया गया, आप जो सवाल आज खड़े कर रहे हैं उस वक्त क्यों नहीं खड़े किए गए? ये क्या पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश थी, या उस वक्त आपको डर लग रहा था कि आप अगर विधानसभा के भीतर हंगामा करेंगे या विरोध करेंगे तो इससे आपकी जो सियासी जमीन है वो खिसक जाएगी कहीं? आपको इस बात का डर था क्या? देखिए, मैं स्वयं आदिवासी वर्ग से आता हूं और इस बात को लेकर हम स्वयं संघर्ष करते रहे हैं। इस किसी संवैधानिक पद पे जिस प्रकार से कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बयान आ रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार से किसी संवैधानिक पद पे बैठे सम्मानीय व्यक्ति का इस प्रकार से किसी राजनीतिक दल से जोड़ के बयान नहीं देना चाहिए। और आप सरकार पे हैं, आपका विषय है, आपने क्यों इसको इस पे ठीक से अध्ययन किए बिना, क्या आप राज्यपाल से जब आपको इस विषय पे सत्र बुलाने की बात हुई थी उसमें क्या बात हुई थी, ये आप जनता के सामने स्पष्ट करिए। आप जनता के सामने बातों को स्पष्ट भी नहीं करेंगे और कांग्रेस वाले भाजपा के ऊपर इल्जाम लगाते रहेंगे। हमने सदन पे समर्थन किया है। नहीं रवि भगत जी, रवि जी सुनिए ना, सुनिए, आप आरक्षण दिलाना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं ना कि प्रदेश के अंदर लोगों को आरक्षण मिले, लेकिन आप क्या राजभवन गए एक बार भी? कांग्रेस पार्टी के नेता और सरकार की तरफ से बार बार यही सवाल उठ रहे हैं कि अकेली लड़ाई क्या सरकार की है या कांग्रेस पार्टी की है? क्या मैं चलने के लिए तैयार हूं, कांग्रेस के जिस नेता के साथ कहेंगे चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग चलने के लिए तैयार हैं। हाँ, नहीं तो जाने के लिए किसी का आप परामर्श या आपको कोई अनुमति थोड़ी देगा ना। कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी के नेताओं से पूछ करके गए थे क्या? गुमराह करने का काम कांग्रेस कर रही है। हाँ, नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता जो गए थे राजभवन गए मिलने के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर तक गए, तो क्या वो बीजेपी के नेताओं से पूछ करके? आपको किसी की अनुमति की जरूरत थोड़ी है। आप भी जाइए राजभवन में जाकर के आप रिक्वेस्ट कीजिए कि आरक्षण को लेकर, अगर आप वाकई में दिलाना चाहते हैं तो आरक्षण। हमने सदन पे समर्थन किया है और जिस प्रकार से अब आप विरोध कर रहे हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। यही तो सवाल है सर कि सदन के भीतर तो आप समर्थन करते हैं लेकिन सड़क पर आकर के विरोध करने लगते हैं। किस बात का विरोध कर रहे हैं हम? किस बात का विरोध? हमको लगता है कि जनजाति समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। हमने 20% से 32% किया है। ये तो केपी खांडे को सम्मानित करने वाले लोगों, केपी खांडे कौन है? सम्मानित कांग्रेस के साथी, जवाब दे दें।
नहीं, मैं कह रहा हूं सर कि अगर आपने आरक्षण दिलाया भी तो उस पर भी तो सवाल खड़े कर दिए ना, उसका भी तो कोई लाभ नहीं मिला ना, वापस से आकर के लोगों के सामने तो परेशानी है ना। हमारे शासनकाल में लाभ मिला, कैसे नहीं मिला बोलते हाँ, हैं? नहीं आज क्या स्थिति है फिर, भारतीय जनता पार्टी क्यों उसको चैलेंज कर दिया गया, क्यों कोर्ट ने उसको माना नहीं है, क्यों नहीं माना फिर ये बता दीजिए। आरक्षण का लाभ हमारे शासनकाल में मिला कि नहीं, आप ये मानते हैं कि नहीं? नहीं, मैं तो बिल्कुल मान रहा हूं, लेकिन आज की स्थिति क्या बन गई है सर? बिल्कुल, आज की ये स्थिति एक में कांग्रेस के लोग टर्म या 2 टर्म के लिए थोड़ी है ना आरक्षण, ये लंबे समय तक मिलना चाहिए लोगों को। कांग्रेस के सरकार की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण आज जनजाति समाज का आरक्षण छीना गया है। और क्रेडिट जनजाति लेंगे समाज आप, आज अगर इनके बुराई पक्ष मिले तो वो कांग्रेस को। ठीक है, मैं अश्वनी दुबे जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं, उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार जी भी हमारे साथ, उचित शर्मा लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। अश्वनी दुबे जी, आज कम से कम कोर्ट की तरफ से ये तो स्पष्ट हो चुका है कि राजभवन को जो नोटिस दिया गया था वो संवैधानिक तौर पर नहीं था और राजभवन को कोई चैलेंज या नोटिस नहीं कर सकता है, ये भी साफ है। वो एक एरर ऑन रिकॉर्ड था और वो एरर वेल विद इन टाइम ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको ठीक कर लिया। देखिए, आर्टिकल 200 जो हमारे भारत के संविधान का, क्योंकि संविधान हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, ये हमें मानना पड़ेगा, और उस संविधान में हर किसी की पावर्स को डिफाइन किया, और जो राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, उन शक्तियों के मुताबिक कोई भी न्यायालय राज्यपाल को, उनके सचिवालय को, या राष्ट्रपति को, उनके सचिवालय को नोटिस नहीं जारी कर सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो अभी आ रही है, एक बात आ रही है कि कितने समय सीमा के अंदर या क्यों नहीं वो विधेयक पर दस्तखत कर सकती। ये भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में ये कहीं पर नहीं लिखा गया है कि समय सीमा क्या होगी। आर्टिकल 200 बड़ा क्लियर है, वो कहता है कि या तो राज्यपाल, अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया है तो विधेयक की अनुमति देगा, अनुमति को रोक लेगा, या राष्ट्रपति के विचार के लिए अपने पास रख लेगा, या राष्ट्रपति को रेफर कर देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये राष्ट्रपति के पावर्स में, एक और 30 सेकंड, और इसमें कोई डेडलाइन नहीं है, इसमें कोई समय सीमा नहीं है। 30 सेकंड में मैं और एक बात कहूंगा। जो ये रिजर्वेशन की बात हो रही है, 103वें संविधान के संशोधन के बाद, ईडब्ल्यूएस के बाद, ये मानना है पड़ेगा कि 50% की सीमा जातिगत आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट ने फिक्स किया है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन और जातिगत रिजर्वेशन दोनों में अंतर है, इसलिए उस कैप पे नहीं कर सकते। इसलिए इसेंशियल जो टेस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अदालतें निर्धारित करेंगी कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है और हमारे जितने भी दर्शक हैं वो लगातार इस डिबेट को देखते भी होंगे। इससे पहले की जो डिबेट थी आरक्षण को लेकर के, उसमें ही अश्वनी दुबे जी ने उस वक्त भी ये साफ किया था जब राजभवन को नोटिस दिया गया था कि ऐसा संवैधानिक तौर पर नहीं हो सकता है, उस वक्त भी ये साफ किया गया था। और आज ये भी कह दिया गया है कि डेडलाइन नहीं है, ये राजभवन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने समय तक अपने पास रखें और क्या इसको आगे वो वापस राष्ट्रपति के पास भी भेज सकती हैं। क्या इन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए उचित शर्मा जी को जरा कार्यक्रम में जोड़ लेता हूँ। उचित जी, इसमें सियासत हो रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जब विधेयक सदन के अंदर जब हम लेकर के आते हैं विधेयक, उस वक्त तो आप समर्थन करते हैं, लेकिन सड़क पर आकर के जब बाद में राजभवन ये पहुंच जाता है प्रस्ताव, तो उसके बाद विरोध के स्वर उठने लगते हैं। तो इसमें क्या सियासत है? और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि बार बार बीजेपी के नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि 56% को जब सवाल उस पर खड़ा कर दिया गया था, तो अब आपने जो इजाफा कर दिया 76% बढ़ा दिया, तो क्या उस पर चैलेंज नहीं होगा? क्या ये तो बड़ा स्वाभाविक सा है। देखिए, ये दिव्यांशु शुरू से ये मैटर जो है वो क्रेडिट लेने वाला है। हिंदुस्तान का बड़ा दुर्भाग्य, हमारे प्रदेश का पूरे हिंदुस्तान में इकलौता प्रदेश है जहाँ आरक्षण अभी शून्य है। इसमें इतनी तकलीफें आ रही है और बड़ी भयावह स्थिति बनी हुई है, चाहे बच्चों के एडमिशन में, चाहे प्रमोशन में, चाहे भर्तियों में, तमाम तकलीफें झेल रहे छत्तीसगढ़ इन निकृष्ट नेताओं के कारण। क्या हकीकत है, वो कोई भी पार्टी, सवाल उठता है कि ये दोनों ही पार्टियां जब चाह रही है कि इनको रिजर्वेशन मिले, विधानसभा में 7 घंटे की डिबेट में तमाम बार ऐसा पूछा गया कि आप आरक्षण के साथ में कि विरोध में। भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रखा कि वो आरक्षण के साथ है, 32 नहीं 34% दीजिए, 36 दीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि जो प्रक्रिया सरकार अपना रही है वो उसका विरोध कर रहे हैं। मुद्दे का विरोध नहीं है, प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है उसका विरोध है। और क्वांटिफाइबल डाटा की प्रस्तुति भी विधानसभा में नहीं हुई। जो तार्किक तर्क दे के आप इसको 72-76 करना चाह रहे हैं, वो तार्किक तर्क ही गायब है। इसका भी वही हाल होगा जो 56% का रमन जी ने किया था। नहीं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारे पास क्वांटिफाइबल डाटा है, हमारे पास आधार है, हम पेश कर देंगे। उन्होंने पूछिए तो विधानसभा में दिया कि जहाँ पेश करना चाहिए वहाँ किए क्या? पूछिए सवाल। सत्य प्रकाश जी बैठे वहाँ। हालांकि राजभवन से भी जब 10 सवालों की फेहरिस्त थी, उसमें से एक सवाल ये भी था
क्या आपके पास क्वांटिफाइबल सवाल तो डाटा है क्या, तकलीफ उसकी ये रिपोर्ट है? हाँ तकलीफ ये है कि वो सवाल भी मतलब ऑथेंटिक नहीं थे। हाँ ऑथेंटिक मतलब ऑफिशियल नहीं थे। जो इनके जवाब है वो भी ऑफिशियल नहीं गए। दोनों ही सोशल मीडिया में खेल रहे हैं, चाहे वो विधानसभा हाउस से हो चाहे राजभवन से हो। आपने देखा कि राज्यपाल महोदय ने एक चीज तो नजर आ रही है ना सर, इसमें तो प्रदेश की जनता और जो युवा हैं वो सिर्फ पिस रहे हैं इस लड़ाई में। ये पूरी नट सेल तो वही तकलीफ तो ये है कि इसमें तकलीफ ये है कि वो जो लोग है 32%, 28%, 14%, 4%, ये पूरे के पूरे पिस रहे हैं। ये भी केवल नूरा कुश्ती में राजनीतिक लोगों की ये हकीकत है। उसमें ये क्रेडिट एक्चुअली विषय है राजनीति का, क्रेडिट लेने का अलग विषय है दिव्यांशु की, क्रेडिट लेगा कौन? अब सर मेरा नाम शुभेंदु है। हाँ ठीक है, मैं माफी चाहूंगा शुभेंदु, ये क्रेडिट लेने वाली विषय है कि क्रेडिट लेगा कौन? भारतीय जनता पार्टी अपना क्रेडिट लेने के लिए तैयार है। यही सवाल है, क्योंकि क्रेडिट लेने की ही होड़ है और इसीलिए बार बार ये कह दिया जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि इससे पहले जब हमारी सरकार थी हमने आरक्षण दिलाया, तो यानी कि उसका क्रेडिट तो खुद लिया लेकिन उसको चैलेंज कर दिया गया और आज प्रदेश के अंदर आरक्षण नहीं है, उसका जो नुकसान है वो कांग्रेस के माथे पर जड़ दिया है। लेकिन सत्यप्रकाश जी जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर कि अब कोई और प्लान भी है क्या सरकार के पास? अगर आरक्षण दिलाने के लिए आप जिस रेस में चल रहे हैं उस पर अभी तो सवाल खड़ा हुआ है, राजभवन में आपका प्रस्ताव अटका हुआ है, तो उसके अलावा कोई और वैकल्पिक व्यवस्था या कुछ और विचार भी है आपके पास? कांग्रेस क्या करेगी? युवाओं को तो आरक्षण मिलना चाहिए ना। हमारी सरकार जैसे भी हाईकोर्ट में है, उसके बाद अगर नहीं होता तो हम सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आरक्षण तो हम लागू करके रहेंगे, चाहे हमको सड़क तक लड़ना पड़े, संसद में लड़ना पड़े, कोर्ट में लड़ना पड़े, मगर आरक्षण तो लागू होगा। शुभेंदु जी, मगर मैं एक बात जरूर यहाँ पे बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं उनसे सवाल करना चाहूंगा आपके माध्यम से। देखिए राजभवन कैसे हर प्रदेश में अलग अलग काम कर रहे हैं। कर्नाटक में इनकी सरकार है, वहां 59% लागू होता है, संशोधन होता है, वहां विधानसभा पास होता है, वहां हस्ताक्षर हो जाते हैं 1 हफ्ते के अंदर। मगर वही छत्तीसगढ़ में नहीं होता है, झारखंड में भी बिल अटका हुआ है, वहां पे भी नहीं होता है। तो ये जहां प्रदेश में दूसरे राजनीतिक दल की सरकारें होती है वहां पे इनको 50% ज्यादा पे आपत्ति हो जाती है, मगर जहां इनकी सरकारें खुद की है वहां 50% ज्यादा हो तो 1 हफ्ते के अंदर राजभवन से हस्ताक्षर हो जाता है, वहां सब चीज हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने भारत के में भी देख लीजिए, भारत देश का भी संविधान जो आरक्षण है 50% ज्यादा है जब ईडब्ल्यूएस लगने के बाद। तो ये क्या दिखा रहा है कि आपको सिर्फ जहां दूसरे राजनीतिक दल की सरकारें है वहां आपको आपत्ति है। ठीक है रवि जी, जरा जल्दी से रिएक्शन, समय थोड़ा सा कम है, जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। रवि जी जवाब दीजिए, ये तो बड़ा आरोप है आपके ऊपर। हाँ हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। आपने जो सदन से जो बिल पास करने के लिए भेजा है वो राज्यपाल महोदया जानेंगे। हमारी कहाँ आपत्ति है? कर्नाटक में 50% ज्यादा है, वहां हस्ताक्षर कैसे हो गए? वहां आपने ये सवाल नहीं पूछा कि भाई कैसे 50% ज्यादा हो गया? ये कहीं हाईकोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, किसी कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा कहीं, तो वहां कैसे हो गया? सामान्य राज्यपाल से पूछने के लिए हम अथॉरिटी नहीं है ना, हम यहाँ के राज्यपाल के ऊपर कोई वही बात हो रहा है। तो आपको यहाँ पे बहुत सवाल है आपके पास, तो आप यहाँ पे भी राजभवन चले जाइए, आप अपने प्रदेश की स्थिति बता दीजिए कि भाई हमारे प्रदेश में ऐसे हुआ है, वहाँ ये कानून था, ये लागू हुआ, इसलिए यहाँ भी हो सकता है, इसलिए आप चलिए राजभवन, आप भी अपने प्रदेश की स्थिति बता दीजिए, वहाँ स्थिति की वजह से हस्ताक्षर हुए, तो स्थिति आप बताएंगे, राजभवन भी हो सकता है समझ जाए। वहाँ के वकील लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा, वहाँ के कानून विशेषज्ञों को तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि कैसे 50% ज्यादा आप लोग राज्यपाल की मर्यादा को गिरा रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है और ये बहुत ही निंदनीय है। नहीं, ये तो थोड़ा सा इसमें आपत्ति भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना भी है कि संवैधानिक संस्थाओं के बीच में जो टकराव की स्थिति बन रही है वो कम से कम नहीं बननी चाहिए। मैं जरा इसमें अश्वनी दुबे जी को जोड़ लेता हूँ। अश्वनी सर, एक चीज़ बताइए कि ये जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह जी का और कई कांग्रेस नेताओं का ये आरोप भी है कि जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं वहाँ पर आरक्षण को लेकर के खुला रास्ता होता है, वहाँ पर 50 से ज़्यादा उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में या किसी दूसरे और दल की सरकार होती है तो वहाँ पर सवाल खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर उसको लेकर के कोर्ट में चैलेंज होने को लेकर के सवाल उठा दिए जाते हैं। ये कितना सही है? शुभेंदु जी, एक बात हमें मानना पड़ेगा कि संविधान हमारा सर्वोच्च सबसे बड़ा कानून है, और जब संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार देश की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 50% की सीमा तय कर दी जातिगत आरक्षण के लिए, फिर मैं कहूंगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण को जातिगत आरक्षण से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। जातिगत आरक्षण की सीमा पार कर दी, तो चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर आएगा तो और इसेंशियल टेस्ट को वो पास नहीं करेगा, ये मैं बात कह रहा हूं। तो अगर मान लीजिए कर्नाटक ने विधानसभा पे विधेयक पारित किया और जिसमें एससी और एससी कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया, और अक्टूबर 2022 का जो उनका ऑर्डिनेंस था जिसमें एससी आरक्षण 15% से 70% किया, एसटी आरक्षण 3% और 7% किया, वो इसेंशियल लीगल टेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का
वो इसेंशियल लीगल टेस्ट पास नहीं करेगा, ये मैं आपको कहता हूं, और देर सवेर वो मैटर चैलेंज होगा ही चैलेंज होगा। और आने वाले समय में कभी भी वो आरक्षण को लेकर के सवाल उठ ही जाएगा। मैं उचित शर्मा जी, जरा जल्दी से एक रिएक्शन, अगर ऐसी स्थिति बनती है और इसी को लेकर के, क्योंकि बीजेपी के नेता भी सवाल उठा रहे हैं, जैसा जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, तो अगर राजभवन से हस्ताक्षर भी हो जाते हैं जिसको लेकर बार बार मांग की जा रही है, तो वापस से सवाल तो वही होगा कि चैलेंज हो जाएगा, तो फिर वही स्थिति। बिल्कुल, कोई ना कोई इसको चैलेंज करेगा। जैसे पिछले का चैलेंज हुआ था वैसे ही याचिकाएं लगेंगी और इसका भी वही हाल होगा जो पूर्व वाले आरक्षण के डेटा का हुआ था। हाँ। तो ये स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन सिर्फ क्रेडिट लेना चाह रहे हैं ना, क्रेडिट लेने की होड़ है, क्योंकि चुनाव भी तो नजदीक है ना। ये सबसे बड़ा मुद्दा तो ये। इस समय थोड़ा सा मैं माफी के साथ रोक रहा हूं सर। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में आदिवासी